फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं ऋषि सुनक जी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं उनके बनने का क्या अर्थ है इसको लेकर के कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी यह खबर थी कि सित्रांग नामक एक चक्रवाती तूफान, काफ़ी ज़बरदस्त चक्रवाती तूफान था, ये बंगाल की खाड़ी में आया। बंगाल की खाड़ी में उठा नहीं कहना चाहिए, वहां तक पहुंचा। और इसको लेकर के खासकर देखिए, हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो बंगाल की खाड़ी में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो बेहतर होगा कि एक बार थोड़ा सा मैप कंसल्ट कर लें। तो उससे क्या है ना कि दिमाग में वो जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए, गाढ़ी होती चली जाती हैं। और एग्जामिनेशन में जो समय का दबाव होता है ना, वहाँ तो आपको रेस अगेंस्ट द टाइम चलना पड़ता है, उसमें आपको मदद मिलेगी क्योंकि आपका दिमाग तब तक इतना मेच्योर हो चुका होगा कि वो फट से आपको आंसर सुझा देगा। तो आप बाकायदे मैप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि बंगाल की खाड़ी का जो हमारा पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट है, जिसे हम पूर्वी तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और इधर ही सतर्क रहने को कहा गया था कि ये जो चक्रवाती तूफान है यहाँ नुकसान पहुंचा सकता है। और खासकर हमारा जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है, दोनों चक्रवाती तूफान से प्रभावित होते हैं। इधर जो ईस्ट वाला है ये बंगाल की खाड़ी में है, और उधर जो वेस्ट कोस्ट है आप जानते हैं कि वो अरब सागर में है। यह मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बारे में आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसी तरह से पश्चिमी घाट और उत्तर घाट के बारे में भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में न केवल प्री में ही बल्कि मेंस में भी इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी और खबर है और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई खबर है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक शब्द आपको पढ़ने को मिला होगा आज के अखबारों में, हालांकि सभी अखबारों ने नहीं लिया है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इलेक्ट्रॉनिक ई गोल्ड GR रिसीट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये बेसिकली क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसकी शुरुआत की है। किस चीज की शुरुआत की है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की खरीदी और बिक्री होती है, ठीक इसी तरह से अब सोने की भी खरीदी और बिक्री होगी। और ये खरीदी और बिक्री होगी, इसे बाकायदे व्यक्तिगत निवेश इसमें शामिल हो सकते हैं, जो आयात निर्यात करते हैं वो शामिल हो सकते हैं, बैंकर्स शामिल हो सकते हैं, जो आभूषण बनाते हैं वे शामिल हो सकते हैं, जो सोने की बिक्री करते हैं, रिटेलर्स जिसे आप कहेंगे, वे भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि शेयरों की तरह ही अब सोने की भी खरीदी बिक्री हो सकेगी। और आप जानते हैं कि जैसे कि शेयरों की खरीदी बिक्री करने के लिए अब डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है, अब ठीक उसी डीमैट अकाउंट से सोने की भी खरीदी बिक्री हो सकेगी। तो बस आप थोड़ा सा इस शब्द का अर्थ समझ लें, EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। देखिए, होता क्या है कि ये सब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम नहीं जान रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ हम कुछ भी करके नहीं आ सकेंगे। फ्रेंड्स, आज के दैनिक भास्कर में धार्मिक पर्यटन को लेकर के बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट आया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिक पर्यटन, सामान्यतः भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जब हम कहते हैं धार्मिक पर्यटन तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ हमारे सेकुलरिज्म के विपरीत बात हो रही, कि धार्मिक धर्म को हम प्रधानता दे रहे हैं। लेकिन सच पूछे तो अब समय आ गया है जब हम इसे नए तरीके से देखें। समय आ गया है, मेरे कहने का मतलब क्या है? समय कहने का मतलब है कि पर्यटन का जिस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए हर देश को, जिसमें हम भी शामिल हैं, अपने यहाँ की पर्यटन की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार करना होगा। अब पर्यटन का मतलब केवल ये नहीं रह गया है कि आप जाइए जंगलों में चले गए, ऐतिहासिक भवन देख लिए और आप चले आए। इसके बहुत नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। आपको मालूम है कि बाकायदे भारत चिकित्सा पर्यटन के बारे में बात करने लगा है, ग्रामीण पर्यटन की हम बात करते हैं, अलग अलग रूप उसके उभर करके आ रहे हैं। उसी में ये धार्मिक पर्यटन है। सवाल ये उठता है कि भारत ही शुरुआत कर रहा है या कि दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं? वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा, रोम, जहां पोप रहते हैं। मैं वहां गया हुआ हूं, 2 बार मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला है। इतनी भीड़ होती है वेटिकन सिटी में कि खासकर जहां माइकल एंजेलो के बनाए हुए जो पेंटिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, जो छतों पर पेंटिंग्स, सीलिंग पर पेंटिंग्स है, वहां तो पेंटिंग्स देखना मुश्किल हो जाती है।
इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और आज वेटिकन सिटी का जो सबसे बड़ा सोर्स है जो इनकम का, वो एक तरह से कह लीजिए पर्यटन है, तो वो भी एक धार्मिक पर्यटन है। तो ऐसी स्थिति में भारत में यदि इसके लिए कोशिश की जा रही है या की जाए, तो उस पर डेफिनेटली थोड़े तार्किक रूप से विचार करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि कुछ समय में हमारे यहाँ क्या कोशिशें की गई। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसकी भव्यता अब देखते बनती है। एक यहाँ इस बकायदे एडिटोरियल कमेंट में ही लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बहुत से स्टूडेंट ये तकलीफ नहीं उठाते हैं। सन 1916 में महात्मा गांधी यहाँ गए थे, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे। तो उन्होंने आने के बाद अपनी एक आत्मकथा में लिखा है कि दुख हुआ यह देखकर कि मंदिर जाने के लिए सिर्फ सकरी और कीचड़ वाली गलियां हैं, चारों ओर भिन भिनाती मक्खियां, दुकानदारों और तीर्थयात्रियों का शोर शराबा है। क्या ऐसे में कोई भगवान का ध्यान कर सकता है? गांधी जी क्या कह रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से यही कह रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। और आप देखिए कि उज्जैन में कुछ ही दिनों पहले उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर तैयार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, शायद एक आध 1.5 साल में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इन सब को देखते हुए लग रहा है कि भारत में खासकर धार्मिक पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और वैसे भी हमारा जो घरेलू पर्यटन है उसमें 67% धार्मिक पर्यटन का योगदान है। और यहाँ तो जिसे हम अभी धार्मिक पर्यटन कह रहे हैं, इसी का पुराना नाम आप कह लीजिए कि तीर्थ यात्रा है। हम इसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो हमारी तो ये बहुत ही प्राचीन परंपरा में शामिल रही है, जबकि इतना विशाल देश है हमारा, इतनी विविधताएं हैं, इसके बावजूद विश्व पर्यटन में हमारा 57वां स्थान है। हम बहुत पीछे हैं। तो ये एडिटोरियल कमेंट प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अच्छा होगा कि आप इन्हें नोट कर लें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। वह है ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना, यानी कि उनके प्रधानमंत्री बनने का क्या अर्थ है। सामान्यतः तो देखिए वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले लीज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा, वो भी कुछ ही समय पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी और उस समय ऋषि सुनक और उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था, लेकिन लीज ट्रस बनी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। खासकर इनके जो प्रधानमंत्री बनने के अर्थ को लेकर के जो बातें की जा सकती हैं, उसके लिए शशि थरूर जी का आज एक बहुत अच्छा लेख दैनिक भास्कर में छपा है। मैं उसे आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। नस्ली इतिहास वाले ब्रिटेन में हिंदू का प्रधानमंत्री बनना। टाइटल में ही देखिए, बहुत अच्छा टाइटल दिया है, नस्ली इतिहास वाले ब्रिटेन। ब्रिटेन का इतिहास क्या रहा है? देखिए, ब्रिटेन सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक देशों में रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि वो उदारता को महत्व देता है, लोकतंत्र को महत्व देता है, समानता को महत्व देता है। लेकिन खासकर जहां जहां ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, क्या सच में वहां ब्रिटेन ने इस अपने सिद्धांत का पालन किया? नस्ली इतिहास का यही मतलब है। वो तो कहते थे कि व्हाइट मैन बर्डन्स, कि हम गोरे लोगों पर यह जिम्मेदारी भगवान ने डाली है कि हम काले लोगों को सभ्य बनाएं, और उसके लिए फिर वो कुछ भी करते थे। भारत में ही इसकी कमी नहीं है। जो कनॉट प्लेस का एरिया ही है, दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां हमारा कर्तव्य पथ से बस सटा हुआ ही एरिया है, वहां बाकायदे लिखा हुआ होता था कि इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। वो अंग्रेजों के लिए ही, अंग्रेज और हमारे जो राजकुमार होते थे वही प्रवेश कर सकते हैं। बहुत से ऐसी ट्रेन चलती थी जिसमें हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ क्या हुआ था आप जानते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन का ही शासन था। अब कल्पना करके देखिए कि ऐसे नस्ली इतिहास वाले ब्रिटेन में न केवल एशियाई वंशज ही प्रधानमंत्री बना है, बल्कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है। और मूलतः वो क्रिश्चियन का देश है, हिंदू, क्योंकि बकायदे, और वो अपने को कहते भी हैं, गर्व से कहते हैं, और बकायदे गीता पर हाथ रख करके वो शपथ लेते हैं। कैंपेन जो उन्होंने शुरुआत की थी अपने चुनाव की, गो पूजा करते हुए की थी, और जन्माष्टमी पर बकायदे कृष्ण की उपासना करते हुए उन्होंने अपना फोटो शेयर भी किया था। मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है। और ऐसे हिंदू को यदि ब्रिटेन प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन ने अपनी चेतना में कितना जबरदस्त परिवर्तन किया है। मुझे लगता है कि इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। दूसरी बात आप देखिए कि अभी ऋषि सुनक केवल 42 ईयर्स के हैं, 42 वर्ष के हैं। इनके पास राजनीति की कोई
परंपरा नहीं है, वंशानुगत राजनीतिज्ञ ये नहीं है। तो 42 वर्ष के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना कहीं न कहीं प्रतिभा को स्वीकार करना है। इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। शशि थरूर ने ही ये सारी बातें लिखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने के लिए उसमें शामिल की हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ब्रिटेन की वर्तमान चेतना क्या है, मुझे लगता है कि उसका आपको विस्तार के साथ ज्ञान हो सकेगा, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन रहा है, वो हमारे इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए इसे ध्यान से मुझे लगता है कि पढ़ा जाना चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए जिनका इस्तेमाल आप बाकायदे निबंध में कर सकें। जी हाँ, जैसे मैंने अभी चेतना की बात की, धर्मनिरपेक्षता का एक नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, नस्ली इतिहास कैसे बदल रहे हैं, कैसे लोग अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं मुझे लगता है जो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के जरिए स्वीकार किए जाने चाहिए और नोट भी किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इसे आप सब ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, नाम इतने अधिक हैं कि उन सभी के नाम लेने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, इसीलिए क्षमा चाहते हुए अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ।